आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि कल जो तुमने मगध जहां महाजनपद पढ़ा वो मौर्य साम्राज्य में कैसे तब्दील हुआ। देखो, इसके लिए 3 व्यक्ति का परिचय बहुत आवश्यक है, सिकंदर, चाणक्य और चंद्रगुप्त। सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था और बहुत कम उम्र में वो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और इसी संदर्भ में वो पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत तक आ पहुंचा था। लेकिन ध्यान देना, भारत के इस पश्चिमोत्तर हिस्से में ही वो था, मतलब आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले हिस्से में ही था, बहुत हद तक भारत के हिस्से वाले पंजाब में था। उससे आगे वो भारत में नहीं बढ़ पाया था। लेकिन सिकंदर की ये महान सफलता थी और भारत में कुछ दिन रुकने के बाद वो वापस मैसेडोनिया लौट गया, लेकिन पहुंच नहीं पाया। वो उसकी अपनी बात है। दूसरा इसमें व्यक्ति चाणक्य है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, पटना के निवासी थे, मतलब मगध के। उस समय भारत में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अब वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, या यूँ कह सकते हो कि विश्व का वो अपने तरीके का पहला विश्वविद्यालय था। और उन्हीं का छात्र है चंद्रगुप्त, जिसको उन्होंने क्या किया, शिक्षा दीक्षा देकर चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। अब देखो, वास्तव में मौर्यों के इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में आप तो कहोगे सर 14 शिलालेख है, स्तंभ लेख है, लघु लेख है अशोक का, चाणक्य का अर्थशास्त्र है और कई यूनानी, प्लूटार्क है, एपिनियस है, मेगास्थनीज है, जिसने हमें बहुत सारी जानकारियां दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम कई चीज़ों का उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं हैं। उसी क्रम में हमारे सामने जो सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण होता है, उस सिकंदर के आक्रमण से भारत का जो ये पश्चिमोत्तर सीमा था वो लगभग डिसेंट्रलाइज हो गया था। उसी का फायदा उठाकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भारत का एकीकरण किया। अब देखो चीजें कैसे होता है। सिकंदर भारत आया, लेकिन
भारत आने के संदर्भ में जो भारत की सीमा रेखा है, यहाँ पर गंधार महाजनपद था और इसी की राजधानी थी तक्षशिला और यहाँ का शासक था अंभी। ये अंभी भारत का सबसे पहला गद्दार है जिसने सिकंदर को रोका नहीं बल्कि भारत में आगे बढ़ने के लिए अपने राज्य से रास्ता दे दिया। यदि अंभी उसे रोकता तो शायद परिणाम कुछ और होता और आगे चल के महाराज पुरु का राज्य था पंजाब वाला क्षेत्र में। सिकंदर को यहाँ पर महाराज पुरु से भीषण युद्ध करना पड़ा था। वो हार भी जाता लेकिन अत्यधिक वर्षा होने के कारण महाराज पुरु के रथों का पहिया मैदान में फंसने लगा जिसके कारण सिकंदर को सफलता मिली थी। अब अंभी ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में आगे चल के बात होगी। अब देखो, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, इन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य इनके गोत्र का नाम है, कौटिल्य इनके पिता का नाम है, इसलिए हम इनको कौटिल्य भी कहते हैं और इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। मगध के निवासी थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये छात्र भी रहे थे, वहीं पर प्राध्यापक भी रहे, वहीं पर आचार्य भी रहे। चूंकि तक्षशिला सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए कहीं न कहीं आचार्य चाणक्य को ये चीज अनुमान लग रहा था कि पश्चिम से भारत में एक बवंडर आ रहा है जो हमारी मातृभूमि को तहस नहस कर देगा। तो इस तूफान को कैसे रोका जाए? ध्यान देना, तो इस तूफान को रोकने का एक तरीका है कि भारत जो 16 बड़े महाजनपद में और कई छुटुल्ले गणतंत्रों वगैरह में जो विभाजित है, उस सब को यदि केंद्रीकृत कर दिया जाए, एक साथ कर दिया जाए, उसे सेंट्रलाइज पावर बना दिया जाए और उस पूरे संसाधन का प्रयोग यदि सिकंदर के खिलाफ किया जाए तो सिकंदर भारत में सफल नहीं होगा। ये आचार्य चाणक्य का मानना था। अब आचार्य के सामने यक्ष प्रश्न ये है कि इतने महाजनपद को केंद्रीकृत कौन कर सकता है? ऑब्वियसली कल तुम पढ़े हो, ये ताकत सिर्फ मगध महाजनपद में था। मगध के अतिरिक्त किसी महाजनपद में इतनी ताकत नहीं थी कि वो संपूर्ण आर्यावर्त की भूमि को एक सूत्र में बांध सके। लेकिन दुर्भाग्य था कि मगध का शासक घनानंद था, जो धन लोलुप था, अत्याचारी था और ब्राह्मण और क्षत्रिय विरोधी था। चूंकि उसका पिता महापद्मनंद नाई था, जिसे सर्वक्षत्र हंतारक भी कहा गया है, समस्त क्षत्रियों का अंत करने वाला।
तो घनानंद ब्राह्मण और क्षत्रियों से दुराग्रह और पूर्वाग्रह रखता था, लेकिन इसके बाद भी आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र आए और उन्होंने महाराज घनानंद के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि आप सबको एकीकृत कर लीजिए और सिकंदर के आक्रमण को रोक दीजिए। लेकिन घनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके भगा दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने उसी समय प्रण किया था कि हम घनानंद को जड़मूल समेत नाश कर देंगे। तो उस पे घनानंद को बड़ी हंसी आई थी कि ये भिखमंगा ब्राह्मण जो स्वयं भोजन भीख मांग के खाता है, वो मगधपति घनानंद का सर्वनाश कर दे, असंभव है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, प्रशासक बनने जा रहे हो, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो अभेद्य से अभेद्य किले को भेद सकता है। यही घनानंद नहीं समझ पाया था। दूसरा चीज, आप जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स सीख रहे हो, वो क्या है? शासक प्रशासक बनने के बाद आप अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दुराग्रह को शासन के नीति में शामिल नहीं होने दीजिए। यदि घनानंद आचार्य चाणक्य की बात मान लेते तो आज चंद्रगुप्त मौर्य के बदले शायद हम कुछ और इतिहास पढ़ने जाते। लेकिन इतिहास तो उसी का होता है जो घटना हुई। तो घनानंद से अपमानित होकर आचार्य चाणक्य जब तक शिला की ओर जा रहा था तो उसे पाटलिपुत्र के ग्रामीण इलाके के जंगलों में एक बच्चा मिला जो गाय चरा रहा था। और चाणक्य एक घटना देखता है कि वो बच्चा एक पेड़ के जड़ के ऊपर बैठ के अन्य गौपालकों के समस्याओं को सुन रहा था और उस समस्या का फटाफट वो समाधान और न्याय भी कर रहा था। चाणक्य समझ गया कि इस व्यक्ति में नैसर्गिक नेतृत्व है। नेतृत्व दो होता है, एक नैसर्गिक नेतृत्व होता है और एक कृत्रिम नेतृत्व होता है। जैसे अपने देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल लीडरशिप है जो अपने दम पे ऊपर आया। और कृत्रिम का हाल देख ही रहे हो। अभी वर्तमान में भी एक कृत्रिम नेता है अपने देश में जिसको नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चाणक्य ने देखा कि इस बच्चे में नेचुरल लीडरशिप है। उसने उस बच्चे को हाथ पकड़ा, तक्षशिला ले गया, अस्त्र शस्त्र अन्य सभी विद्याओं में निपुण किया। वही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य है कौन? ये विवाद का विषय है। इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पटना के बगल में एक मोर नाम का बस्ती है, वहीं मोर चराने वाले जनजाति से है, इसलिए इसके नाम के आगे मौर्य लगा है। दूसरा चीज,
कि कहा जाता है कि इसकी माँ जो है वो नंद वंश के शासकों की रखेल है, रखेल थी, उसी से ये पैदा हुआ है। और सबसे जो प्रामाणिक बात है वो है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। ये बड़ी चंद्रगुप्त और चाणक्य का इनिशियल हिस्ट्री जानने में बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है, नाटक है। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस जो है उसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से राज्य स्थापित किया उस योजनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चाणक्य के लिए चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। वृषल शब्द का मतलब होता है शूद्र। वृषल शब्द का मतलब होता है शूद्र। और यहां तक कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो भरा हुआ है मौर्यों के प्रशंसा से, उसमें भी चंद्रगुप्त को निम्न कुलीन क्षत्रिय कहा गया है। तो यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उच्च वंश का तो नहीं है, कोई निम्न वंश का है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि जिस प्रकार से उसमें राजत्व का गुण नैसर्गिक रूप से था, निश्चित ही उसकी मां किसी राजपुरुष की रखेल रही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त में राजत्व के सारे गुण विद्यमान थे। और फिर चाणक्य जैसा ब्राह्मण आचार्य, उन्होंने कहीं पर भी अपने इस महान छात्र के जाति का वर्णन नहीं किया है। बस उसके प्रतिभा का उपयोग करके उसने न केवल सिकंदर को बाहर किया बल्कि भारत को एकीकृत करके सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को भी पराजित करवाया। तो आचार्य चाणक्य को प्रतिभा चाहिए, जात पात ये सब नहीं चाहिए। ये सब इतिहास में एक विवाद का विषय है, सोशल हिस्ट्री है, इधर गिधर हमको भी करना पड़ता है। तो प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। और फिर एक और चीज है कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये सब हिंदू होते हुए भी अपने जीवन काल के अंतिम समय में कोई अन्य असनातनीय धर्म को स्वीकार कर लेता था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपना लिया था, बिंदुसार ने आजीवक को अपना लिया था, अशोक का तो सब जानते हो बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि ये क्षत्रिय तो नहीं रहा, क्योंकि धर्म में कन्वर्जन या जो कन्वर्ट होता है वो लोअर क्लास ज्यादा होता है। यही इस्लाम में भी देखोगे कि हिंदुस्तान में इतने जो इस्लाम के फॉलोअर हैं वो लोअर कास्ट हिंदू हैं, जिन्हें अपने धर्म ने नहीं अपनाया, दूसरे धर्म में चले गए। तो निश्चित तौर पर ये उच्च कुलीन नहीं है, लेकिन प्रतिभा में उच्च था, पूर्ण प्रतिभाशाली था। अब देखो कि सिकंदर का चंद्रगुप्त मौर्य का
कैसे कैरियर शुरू होता है। हमारे पास एक प्रमाण को छोड़ दो, वही मुद्रा राक्षस, तो कोई प्रमाण नहीं। जिस चाणक्य ने उतनी बड़ी अर्थशास्त्र लिखी, उसमें मौर्यकालीन राजनीति और मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन है, लेकिन चंद्रगुप्त का उत्थान कैसे हुआ उसमें कोई वर्णन नहीं। फिर हमें जाके विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में की जो घटनाएं हैं, वही एक मेरे पास रिसोर्सेस है। और बाद में कुछ हमें यूनानी इतिहासकारों का रिसोर्सेस मिलेगा, लेकिन वो बहुत बाद में जाके मिलेगा। ठीक है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सिकंदर के सेना में एक सामान्य सैनिक के रूप में किया था। और कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य का ये योजना था ताकि सिकंदर को भारत से बाहर किया जाए। अब देखो, सिकंदर भारत से बाहर कैसे गया, इसको लेकर इतिहासकारों में, इवन की यूनानी इतिहासकारों में भी मतभेद है। कई लोग कहता है कि सिकंदर थक गया था, सिकंदर के सैनिक, दार्शनिक, सेनापति बहुत दिनों से घर से बाहर था, परिणाम स्वरूप वो वापस घर जाना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो भारत में आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था कि महाराज पुरु से युद्ध करते करते वो बाप करने लगा था, जीत तो गया था। और आगे उसे मगध महाजनपद की शक्तिशाली सेना का वो कहानी सुन के हरकंप था, क्योंकि मगध का तो विस्तार कौशल तक, माने अयोध्या तक हो चुका था, आधुनिक अयोध्या तक, और उधर मध्य में अवंती तक हो चुका था। तो यदि वो उत्तर की ओर बढ़ता तो मगध साम्राज्य से उसका सामना होता। तो कुछ इतिहासकारों का मानना ये है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे अपने मित्र दार्शनिकों ने ही श्लोक पॉइजन दे दिया था। जो हो, अब उसी में से एक घटना ये है कि चंद्रगुप्त का उस सैनिक टुकड़ी में जाके सिर्फ दिन भर फदर फदर करता था कि सिकंदर को यहाँ से जाना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, वो पराजित हो जाएगा, वो मगध को अब तक देखा नहीं है। एक दिन ज़्यादा हवा दे दिया कि सिकंदर तो वापस लौट रहा है, सिकंदर जैसे वापस लौटेगा तो इस डिसेंट्रलाइज एरिया को हम सेंट्रलाइज करके यहाँ का राजा बनेंगे और अपनी मातृभूमि का अपमान करने के लिए मैसेडोनिया तक हम धावा बोलेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो सैनिकों ने जाकर सिकंदर को बताया कि एक हिंदुस्तानी सिपाही है, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो सिकंदर जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति बहुत अच्छे से महत्वाकांक्षा को समझता है, और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों को तत्काल आदेश दिया, तत्काल उसे पकड़ के लाओ।
लेकिन तब तक तो चंद्रगुप्त वहाँ से निकल चुका था। तो कहा जाता है कि एक सिकंदर के मनोबल को तोड़ने का चाणक्य की ये रणनीति थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, विशाखदत्त कह रहा है मुद्रा राक्षस। अब मैंने बहुत सारे कारण बताए, अब उसमें जो भी कारण हो, सिकंदर भारत से चला गया। और आप सब जानते हैं कि वो मैसेडोनिया नहीं पहुंच पाया, बीच में ही खत्म हो गया। लेकिन उसका जो प्रधान सेनापति सेल्यूकस था, नाम याद रखना, उसका मित्र भी था, वो सेल्यूकस भारत से नहीं जाना चाहता था। वो सिकंदर को रोकना चाहता था और वो भारत में अंदर की ओर आना चाहता था। लेकिन सिकंदर विवश होकर भारत से लौट। अब देखो कैसे आगे मुद्रा राक्षस में चीजें बढ़ती है। अब ये सारा क्षेत्र जो है वो डिसेंट्रलाइज है और सिकंदर ने अम्भी को और पुरु को भारत में अपना एजेंट बना दिया था। जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उनकी सेनापति, ये सब बेरोजगार हो गए थे। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इन सब को एकत्रित किया और एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी बनाया और ये तय किया गया कि गंधार पर अटैक किया जाए और गंधार का संसाधन का प्रयोग करके आगे की ओर बढ़ा जाए। लेकिन गंधार नरेश अम्भी इतना भी सामान्य राजा नहीं था कि उसे एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ पराजित किया जाए खुले मैदान में। तो फिर आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर कूटनीति का प्रयोग किया और उस कूटनीति में एक दुर्धारा नाम की लड़की आती है। ठीक है, ये अम्भी और चंद्रगुप्त तक्षशिला में एक साथ पढ़ता था और इस दोनों के बीच में हमेशा नंबर 1 बनने की महत्वाकांक्षा रहता था, जिसमें हमेशा चंद्रगुप्त सफल होता था। इसलिए अम्भी चंद्रगुप्त के प्रति एक जलन की भावना रखता था, जबकि ये राजा था। अब देखो, ये दुर्धरा, ये सारे इतिहासकारों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र है, सबने। लेकिन दुर्धरा बेटी किसकी है, इसमें इतिहासकार 2 भागों में बट गया है। एक का कहना है कि घनानंद की बेटी है और एक का कहना है कि ये पुरु की बेटी है। और विशाखदत्त जो अभी घटना दे रहे हैं, वो घटना ये साबित करेगा कि वो पुरु की ही बेटी थी। कहा जाता है कि दुर्धरा के प्रति अम्भी भी आकर्षित था और चंद्रगुप्त भी आकर्षित था। अम्भी दुर्धरा से विवाह भी करना चाहता था। तो अम्भी ने महाराज पुरु के पास प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन महाराज पुरु ने अम्भी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि अम्भी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। ये पितृहंता था, सारे कुकर्म ये कर डाला था। तो इसलिए महाराज पुरु ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जबकि दुर्धरा की व्यक्तिगत चाहत चंद्रगुप्त थी। इसीलिए जब सिकंदर भारत पर अटैक किया तो अम्भी ने
उसे पंजाब में धंसने के लिए मार्ग दिया और अम्बी सिकंदर का मित्र हो गया, इस शर्त के साथ कि जब तुम पुरु को पराजित करोगे दुर्धरा का विवाह हमसे करवाओ। ये विशाख दत्त लिख रहे हैं। नाटक है, सुनने में भी मन लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट से भरा हुआ है, बारंबार सुनना। अब देखो, अम्बी के सहयोग से सिकंदर सफल हुआ पुरु के खिलाफ। तो जब पुरु से संधि हुई तो उसने पुरु पर दबाव डालकर दुर्धरा का विवाह अम्बी से करवा दिया। लेकिन यहाँ पर अम्बी को दुर्धरा को कोई पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना था, बल्कि वो अपने अपमान का प्रतिशोध ले रहा था। इसलिए उसने दुर्धरा का विवाह करके राजमहल में छोड़ दिया ताकि तुम अपमानित होते रहो। तो दुर्धरा अम्बी के पत्नी के रूप में राजमहल में थी, लेकिन वो पत्नी नहीं थी। अब आचार्य चाणक्य अपने छात्र चंद्रगुप्त को आदेश देता है कि अपने पुराने प्यार दुर्धरा को जागृत करो। अब चंद्रगुप्त और दुर्धरा में कैसे संपर्क होता है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास मौन है। फिर दुर्धरा ने अम्बी को जहर दिया और अम्बी उसी में मरा है। और उसके बाद चंद्रगुप्त ने तक्षशिला पर नियंत्रण करके पूरे पश्चिमोत्तर भारत को सेंट्रलाइज किया। और सेंट्रलाइज करने के बाद विशाख दत्त लिखता है कि उसका एक मित्र था जिसका नाम प्रबतक था, वो भी कहीं का राजा था। तो उस प्रबतक नामक राजा और मित्र के सहयोग से उसने शेष भारत को जीता। कैसे जीता, किस किस को हराया, कहीं कोई वर्णन नहीं है बेटा। यही दुखद पहलू, कहीं कोई वर्णन नहीं। अचानक इतिहास मौन हो गया। बौद्ध धर्म साहित्य में ये हमें सिर्फ मिलता है कि उसने घनानंद के सेनापति भद्रसाल को पराजित करके पाटलिपुत्र पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन इतना तो तय हो गया कि उसने पश्चिमोत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। नो डाउट भारत के एक बड़े भूभाग को उसने पहली बार एक साम्राज्य में तब्दील किया। और इसका प्रमाण हमें कोई और नहीं, इसका प्रमाण हमें यूनानी दे देता है, यूनानी इतिहासकार। भाई 321 ईसा या 324 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त सम्राट बना पाटलिपुत्र का, और लगभग 305 ईसा पूर्व सिकंदर का वो महान सेनापति और मित्र कौन, सेल्यूकस, ये भारत आ धमका। इसको डर नहीं लगा यार, ये भारत आ गया, क्योंकि इसकी इच्छा ही थी भारत में अंदर की ओर जाने।